एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ देख लिया, सुपरविजन देख लिया और मोटिवेशन देख लिया। अब बारी है लीडरशिप और कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? तो लीडरशिप का मेनली मतलब होता है कि आप कैसे किसी और व्यक्ति को या किसी एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क विलिंगली टुवर्ड अ गोल। मतलब आप कैसे किसी और को इन्फ्लुएंस करते हो सो दैट वो जो भी काम आप करवाना चाहते हो वो अपने मन से करे। ऐसा नहीं कि प्रेशराइज्ड हो गया, आप उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हो। जैसे एक मैनेजर है, उसको कोई काम करवाना है, जैसे मान लो 10,000 गुड्स अपन बोल रहे हैं ना कि एक दिन में प्रोड्यूस करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उस तरीके से कि हाँ भाई आप काम करो, काम करना बेहतर है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपके लिए भी बेहतर है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ओके, तो अब देखो, लीडर इंस्पायर पीपल नॉट फोर्सेस देम। तो क्या होता है, लीडर्स यूजुअली क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, आप इस तरीके से हम उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो कि वो खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद से मोटिवेट। हम डायरेक्ट मान लो अगर कोई बड़ा लेवल पे वो काम कर रहा है, ठीक है, सीईओ है या फिर टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, वही एम्प्लॉय से जाके मिल के बात करे कि भाई आज हमको 10,000 यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है ड्यू टू, क्योंकि ऑर्डर आया है ऐसा। तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा और इंस्पायर हो जाएगा कि अरे यार इतना बड़ा मैनेजर जो है वो हमसे आके बोल रहे हैं कि भाई आज प्रोड्यूस करना है। तो कुछ इस तरीके से लीडरशिप में होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या होता है कि कैप्टन धोनी मोटिवेट्स द टीम इन द प्रेशर सिचुएशन। देखो आपने क्रिकेट में देखा होगा कि एम एस धोनी, वो क्या होता है, प्रेशर जब भी होता है टीम में तो क्या होता है, वो उस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करके रहते हैं, इन्फ्लुएंस करके रखते हैं टीम को। ठीक है, तो ये क्या एक एग्जाम्पल हो गया मोटिवेशन का। तो एम एस धोनी भी वहाँ पे क्या है, लीडरशिप, एक बेहतर लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, नो, लीडरशिप में होता है क्या है, तो लीडरशिप में क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, और इस चैप्टर में मेनली हम बताएं तो हम किसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय के बिहेवियर को हम क्या करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, एक तरह से समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पता है मेरे को 10,000 यूनिट्स आज पेन प्रोड्यूस करना है, तो हमको इसके लिए आज हो सकता है ना, तो उन लोगों से ओवर टाइम करवाना होगा। तो लीडर इस तरीके से उनको कन्विंस करेगा कि वो ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी हो जाए, उस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करेगा, उस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो ओवर टाइम करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो ये किस में आता है, लीडरशिप में। उसके बाद क्या आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो भी होता है ना लीडरशिप में, क्या होता है, लीडर और फॉलोअर में रिलेशनशिप होता है। मतलब लीडर समझो तो अपने अपने यहाँ कौन सा होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर मैनेजर हो जाएगा, ये सीईओ हो जाएंगे, और फॉलोअर कौन हो जाएंगे, वो एम्प्लॉय, काम करने वाले। तो इन लोगों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कि मैनेजर क्या होता है, फॉलोअर का जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सुन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, किस चीज़ का, लीडर एंड फॉलोअर का। और लीडर जब भी कुछ बोलता है, कुछ बताता है, तो फॉलोअर उसको सुनता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। जैसे लीडर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है कि भाई मेरे को आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है और ओवर टाइम भी करना है। और जब भी मान लो कभी ऐसा भी हुआ हो कि जो भी एम्प्लॉय है उनको कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो उनको सुना हो। जैसे मान लो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, मान लो हीटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, मशीन हीट कर रहा है, वहाँ पंखा ये सब भी नहीं है, तो एम्प्लॉय जो भी मैनेजर है वो इस चीज़ को सुना, जो भी टॉप लेवल का मैनेजर है ये सब चीज़ को सुना, उससे बात किया, तो वहाँ पंखा लगवाया, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए किया। तो आज अगर मेरे को 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए ओवर टाइम भी करवाना है तो वो करेंगे, क्या एम्प्लॉय करेंगे। तो ये एक रिलेशन डेवलप हो जाता है उनसे बात करके, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। तो ये बोलता है कि इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस चीज़ का, लीडर और फॉलोअर का। और क्या होता है, फॉलोअर फिर लीडर का बात को सुनता है और काम भी करता है उसी अकॉर्डिंग। अब क्या होता है तीसरा, कंटिन्यूस प्रोसेस हैपन डेली। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन होगा, आप एक ही दिन एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सुने और हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेली कंटिन्यूस बेसिस पे इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, लीडरशिप को। आपको उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछना पड़ेगा, आप उनसे पूछना होगा काम कैसा चल रहा है, सही तरीके से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन सही से चल रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से उनका कभी हो सके तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछिए कि हाँ ठीक है आपका सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करें। तो ये क्या होता है, बेहतर लीडरशिप का एक निशानी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं एक दिन करके छोड़ दिए, आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे ये करना होता है। नेक्स्ट, कॉमन गोल क्या होता है। अब क्या होता है ना, मेनली लीडरशिप का यहाँ पे रोल ही क्या है कि मेरे को एम्प्लॉय को
एम्प्लॉय को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है, सो दैट हमारे जो गोल है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि मेरे को मार्केट में नंबर 1 बनना है, तो उसके लिए क्या है ना, एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एम्प्लॉय का सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय से काम भी करवाना है तो हमको उनको इन्फ्लुएंस भी करना होगा, हमको कहीं ना कहीं उनके जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जोड़ना पड़ेगा, सो दैट वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यही उनके गोल, मतलब उनका जो पर्सनल गोल है प्लस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको एक साथ जोड़ के क्या करना, अचीव करवाना, गोल को अचीव करना, यही लीडरशिप का क्या होता है, एक फीचर होता है, ठीक है। तो लीडरशिप में क्या होता है, कॉमन गोल होता है एंड एवरीवन वर्क टुवर्ड दैट ऑब्जेक्टिव, उस चीज़ के लिए क्या होता है, लीडर उसको मोटिवेट भी करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फीचर हो गया। तो मेनली लीडरशिप में हमने क्या देखा कि लीडरशिप में हम मेनली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉई है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, और उनको उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो वो भी क्या है, जब भी हम हमारा ज़रूरत होगा तो वो हमें भी हेल्प करेंगे उससे, कि जैसे ओवर टाइम काम कर देना, क्योंकि हमने उनके उनके प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ लीडरशिप में आता है। अब नेक्स्ट, लीडरशिप का स्टाइल, तो 3 स्टाइल होते हैं, लीडरशिप 3 तरीके से होते हैं। ओके, समझो। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर खुद डिसीजन लेते हैं, लीडर टेक डिसीजन अलोन, कि एम्प्लॉय को डायरेक्ट बोलेंगे कि आज 10,000 यूनिट पेन प्रोड्यूस करना है, बस करना है तो करना है, और एम्प्लॉयज़ को ये करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपका मन है कि नहीं प्रोड्यूस कर, नहीं, सीधा इधर ऑर्डर देते हैं कि 10,000 यूनिट आज प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑटोक्रेटिक का। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर खुद से डिसीजन लेता है, कोई भी पॉलिसीज़ बनाना है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कुछ भी चीज़ में वो खुद डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये किस समय के लिए सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन है अगर आपको इमरजेंसी है, तुरंत डिसीजन लेना है, तो उस समय ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपके लिए बेहतर है। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें क्या होगा, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपको हेल्प करेगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है, बॉस जो बोलेगा वो एम्प्लॉय को करना है, जो लीडर बोलेगा वो फॉलोअर को वो चीज़ करना है, बस। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक में इसका अपोजिट होता है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर ना सारे एम्प्लॉय से पूछता है, कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई भी काम करना हो तो एम्प्लॉय से क्या करता है, सजेशन लेता है। तो लीडर कंसल्ट मतलब उनसे पूछता है, एम्प्लॉय से सजेशन लेता है कि मेरे को कोई भी काम करना है तो उसके लिए बेहतर है कि नहीं, तो वो ओपिनियन लेता है उनका। तो क्या होता है इसमें, जैसे मान लो आज 10,000 यूनिट पेन प्रोड्यूस करना था, तो सुबह सुबह जब एम्प्लॉई आए तो सबको बुलाया गया और उनको बोला गया कि आज कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को आज शाम तक, आज रात तक 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके हमको डिलीवर करना है। तो उनसे हमने पूछा कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा, इतना ज़्यादा क्वांटिटी कैसे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो कुछ इस तरीके से कोई ओपिनियन दीजिए, मतलब। तो ये क्या हो जाता है डेमोक्रेटिक का, कि आप ओपिनियन लेते हो, एम्प्लॉयज़ की भी ओपिनियन लेते हो इस चीज़ में, ठीक है, कंसल्ट करते हो एम्प्लॉयज़ से। तो ये कब बेहतर होता है, बेस्ट फॉर टीम वर्क एंड क्रिएटिव वर्क। कोई भी क्रिएटिव वर्क का ज़रूरत है, कोई नया चीज़ करने का ज़रूरत है, जैसे नया पॉलिसी या नया मशीन्स लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो इसी पेन को प्रोड्यूस करने के लिए एक नया मशीन खरीदना है, हेवी इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम सारे एम्प्लॉय से पूछेंगे क्या ये मशीन बेहतर होगा कि नहीं हम लोग के लिए लेने के लिए। तो ये क्या होता है, डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल हो गया। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, डायरेक्टली लीडर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा फॉलोअर को। डेमोक्रेटिक में क्या, डेमोक्रेटिक में हम उनसे ओपिनियन लेते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये चीज़ क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है कि भाई लीडर मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, लेजिस फेयर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लीडर क्या करता है, पूरा का पूरा फ्रीडम दे देता है कि भाई आप ही करो, मतलब एम्प्लॉय को वो बोलता है कि आप ही करो, आप ही डिसाइड करो, आप ही करो, सारा का सारा पावर, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को ही दे देता है। तो इसमें क्या आता है, लीडर गिव फुल फ्रीडम एंड बेस्ट फॉर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय। तो लेजिस फेयर में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उन्हीं को दे दिया जाता है कि भाई आप ही करो, आप ही इस काम को करो, आप ही डिसाइड करो क्या करना है और उस चीज़ को करो। और ये, तो ये कब कब बेहतर होता है, ये बेहतर होता है जब आपके पास हाईली स्किल्ड, बहुत स्किल्ड एम्प्लॉय है आपके पास, तभी तो आप उस पर काम छोड़ के दे दोगे कि हाँ आप ही प्लान करो और आप ही इस चीज़ को करो। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, लेजिस फेयर का। तो सिंपली स्टाइल क्या है, 3 तरीके के हो गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। इसमें देखो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या है डेमोक्रेटिक में मेनली क्या होता है, मेनली रोल कौन प्ले कर रहा है, मेनली रोल कौन प्ले कर रहा है, तो लीडर। यहाँ लीडर जो बोलेगा वो करना है, तो रोल कौन प्ले कर रहा है, लीडर जो बोला करना है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर के साथ साथ एम्प्लॉय भी।
तो लीडर प्लस एम्प्लॉय रोल कौन प्ले कर रहा है, लीडर भी कर रहा है और एम्प्लॉय भी, दोनों साथ में डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है, बेहतर क्या होगा। एंड लेज़ी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय रोल प्ले करता है, एम्प्लॉय डिसीजन मतलब बनाता है और वो काम करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्टाइल हो गया किस चीज़ के, लीडरशिप के। ना लास्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो क्या हो जाता है हमारा, हमारा क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, अब कम्युनिकेशन सिंपली पता है, कम्युनिकेशन मतलब क्या, हम बात करते हैं, हम अपने आइडियाज़ अपने फीलिंग्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करते हैं दो और दो लोग से ज़्यादा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मैनेजर है, मैनेजर को बोलना है कि मेरे को, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैनेजर है, वही एग्जांपल लेके चलते, 10,000 पेन प्रोड्यूस करना है आज। तो जब तक भाई एम्प्लॉय को बताओगे नहीं तो वो करेगा कैसे। तो यहीं पे आता है कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है एम्प्लॉय के बीच में। तो आप कम्युनिकेट, आपसे बात करोगे कि आज मेरे को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है पेन को। तो ये क्या आ जाता है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन क्या बोलता है, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो ये हो जाता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल समझो कि मान लो कोई बात ही नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है या बात ही नहीं कर रहा, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो कैसा काम होगा। मान लो पेन प्रोड्यूस करना है तो इसमें प्लास्टिक भी लगता है, तो प्लास्टिक का अलग मशीन है, उसमें प्लास्टिक बनता है, इसमें पेन रिफिल होता है, फिर इसमें पैकेजिंग होता है कुछ इस तरीके से। और मान लो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो किस तरीके से काम, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा। मान लो मैनेजर बता ही नहीं रहा है एम्प्लॉय को कि आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो कैसे ये एक कोऑर्डिनेशन बनता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। कैसे आता है, मान लो मैनेजर बोला कि मेरे को आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है पेन, ठीक है तो करके दो। तो वर्कर उसी तरीके से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, उसी तरीके से मशीन्स को सेटअप करेंगे, उसी तरीके से रॉ मटेरियल को देखेंगे है कि नहीं है, फिर उसी तरीके से पेन को रिफिल करेंगे, फिर आगे वाले को बताएंगे। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, विदाउट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन आ ही नहीं सकता। तो यही बोलता है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या आता है, एक कोऑर्डिनेशन आता है सभी लोगों के बीच में। नहीं तो ऐसा होगा, मान लो इधर प्लास्टिक जो भी मशीन्स है जिसमें प्लास्टिक बनना है, यहाँ पे 10,000 के लिए बन के रख गया और ये सामने वाले को बताया ही नहीं, तो भाई सामने वाला इंक कैसे बढ़ेगा, इंक बढ़ा ही नहीं तो सामने वाला पैकेजिंग कैसे करेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, और कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यही चीज़ बोलना चाह रहा है। सेकेंड, स्मूथ वर्किंग। स्मूथ वर्किंग का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, बहुत स्मूथली काम चलता है। जैसे मैनेजर आके बोल दिया कि मेरे को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस आज चाहिए, और इसमें बोल दिया स्पेसिफिकली कि मेरे को ब्लैक कलर का पेन 10,000 यूनिट्स चाहिए, या फिर मान लो 5,000 ब्लैक और 5,000 ब्लू पेन मेरे को ये चाहिए होएगा आज के दिन। तो ये प्रॉपर स्मूथ उससे बात कर दिया, उसको कम्युनिकेट करके बता दिया कि आज इतना इतना प्रोड्यूस करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, काम आसानी से हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कम्युनिकेट कर लिया, मैनेजर ने कम्युनिकेट कर लिया एम्प्लॉयज़ के बीच में। ओके, नेक्स्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा ना ऊपर कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ से भी पूछते हैं, उनसे भी ओपिनियन लेते हैं, उनसे भी कंसल्ट करते हैं कोई भी कोई भी डिसीजन में। तो इस चीज़ में भी कोई एम्प्लॉय कोई बेहतर डिसीजन दे दिया, मतलब उससे अगर मान लो एक मशीन लगाना है, तो कोई एम्प्लॉयज़ को जानकारी था कि भाई हाँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया होगा, तो उसको पता होगा उस जगह पे ये मशीन था वो बहुत बेहतर था, तो वो भी ये अपना ओपिनियन दे सकता है कि भाई ये मशीन्स बेहतर होगा, अपन को पेन प्रोड्यूस करना है उसके लिए। तो ये बोलता है कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में भी कभी कभी उन लोगों का ओपिनियन उनका ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे, मान लो इसी चीज़ के लिए मशीन खरीदना है, जो भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय को बुलाया, उनसे पूछा, उनसे ओपिनियन ले रहा, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। या फिर मान लो कोई भी लीडर है, तो वो क्या किया, उससे पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हो वर्किंग इन्वायरमेंट तो ठीक है, मान लो वहाँ पे गर्मी लग रहा है तो उसके लिए फ़ैन लगवाती है। तो ये सब चीज़ क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। ओके, अब एक चीज़ बताओ, ये सब चीज़ बिना कम्युनिकेशन का हो ही नहीं सकता। जब वो बताएगा ही नहीं, जब लीडर बात करने जाएगा ही नहीं, जब मैनेजर बात करने जाएगा ही नहीं एम्प्लॉय से, तो पता कैसे चलेगा। दैट्स वाई कम्युनिकेशन इस चीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेंटेन गुड रिलेशनशिप। अब जब भी बात करते रहोगे, आप एम्प्लॉय से मिलते रहोगे, उनसे बात करते रहोगे, तो क्या होगा, इससे एक अच्छा रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। नो, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखो, तो प्रोसेस क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कि
मैसेज करने वाला या मैसेज भेजने वाला या बताने वाला है, ठीक है, वो इनकोड करता है। इनकोड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी उसका थॉट है, सबसे पहले तो थॉट आता है ना, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड में। तो इस इधर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू वर्ड। तो जो भी थॉट होता है ना वो कन्वर्ट होता है वर्ड में, फिर हम उसको मैसेज हम बताते हैं। फिर क्या होता है, कोई चैनल के थ्रू, मतलब आप बोल के भी ओरली बता सकते हो, आप राइट करके, या विजुअल्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इस तरीके से चैनल होता है, उसके थ्रू आप बताते हो। फिर रिसीवर जो सुनने वाला होता है वो रिसीव करता है, फिर डिकोड करता है। डिकोड मतलब वो अंडरस्टैंड करता है कि भाई सामने वाला बोला क्या है, क्या बताना चाह रहा है। फिर ये उसी बेसिस पे फीडबैक, फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। एंड नॉइज़ मतलब एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंस होता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में, तो इसको नॉइज़ बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये पूरा प्रोसेस को। मान लो एक क्या है, यहाँ मैनेजर है, यहाँ मैनेजर है, और मैनेजर ने क्या बोला, मैनेजर को बताना है कि आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है पेन को। तो सारे एम्प्लॉय, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बताया, जो भी एम्प्लॉयज़ के हेड होंगे उनको बताया, प्रोडक्शन हेड होंगे उनको बताया कितने 10,000 यूनिट आज प्रोड्यूस करना है ब्लैक कलर में। तो बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया। अब क्या सेंडर बताया, ठीक है। तो सेंटर को भी तो कोई बोला होगा ना, मान लो सीईओ बोला होगा, तो सेंटर को पता था कि हमको कैसे बताना है। तो कैसे बताना है ये सोच रहा है, ये क्या है, इनकोडिंग, कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इनकोडिंग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इनकोडिंग। फिर मैसेज, मैसेज मतलब रियली बताना क्या है ये पता चल गया, तो इस चीज़ को बताना, इस चीज़ को बताना कि हाँ 10,000 यूनिट आज प्रोड्यूस करना है, इस एम्प्लॉय को आप बता रहे हो, एम्प्लॉय हेड को बता रहे हो या प्रोडक्शन हेड को बता रहे हो। तो ये क्या हो गया, मैसेज हो गया। मैसेज आप क्या बता रहे हो, ओरली बता रहे हो, तो चैनल आपने चूज़ किया, ठीक है। तो उनको बोला कि आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है ब्लैक कलर में, तो ये ओरली आप बताया। अब रिसीवर कौन है यहाँ पे, रिसीवर हमारा प्रोडक्शन हेड का जो होगा, मैनेजर वो होगा, जो भी एम्प्लॉय से काम करवाना है प्रोडक्शन में। तो वो रिसीवर वो रिसीव किया कि हाँ भाई ठीक है, आज आज क्या करना है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि हाँ यार 10,000 यूनिट आज मेरे को प्रोड्यूस करना है। तो जो इंटेंशन होता है ना, जो भी भेजता है, जो भी सेंडर होता है, उसका इंटेंशन को समझना, वो डिकोडिंग में हो जाता है। डिकोडिंग में क्या, हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसको भी पता चला कि हाँ भाई 10,000 यूनिट आज मेरे को प्रोड्यूस करना है। तो उसी बेसिक पे वो फीडबैक देगा, फीडबैक देगा कि हाँ भाई आज प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर फीडबैक ये हो सकता है कि मशीन तो ख़राब है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं होता। ये सब फीडबैक में आता है, जो भी रिस्पॉन्सेज देता है। यहाँ पे कौन, एम्प्लॉई रिस्पॉन्स जो दे रहा है। एंड नॉइज़, नॉइज़ मतलब एक्सटर्नल, मान लो बहुत सारा मशीन चल रहा है वहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या है ना, नॉइजेज आता है ना, तो कम्युनिकेशन में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसको बोलते हैं नॉइज़। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझो कि सेंडर जो मैसेज भेजने वाला जो मैनेजर है वो बता रहा है, वो बताना सोच रहा है कि हाँ किस तरीके से हम एम्प्लॉय को बताएंगे, तो इनकोड कर रहा है। वो मैसेज बताया कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो ये बताया, बताया कैसे, चैनल ओरली बताया। तो ये क्या, चैनल के थ्रू। फिर रिसीवर कौन है, जो एम्प्लॉय है, जो काम करेंगे एम्प्लॉय, वो डिकोड करेगा कि हाँ भाई मैनेजर बताना क्या चाहे। तो मैनेजर बताया कि 10,000 यूनिट मेरे को प्रोड्यूस करना है। एंड फिर उसी अकॉर्डिंग ये फीडबैक बोलेगा कि हाँ भाई आज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर कोई मशीन्स में प्रॉब्लम है, या फिर एम्प्लॉयज़ बहुत सारे नहीं आए हैं, तो जो भी उस बेसिस पे होगा तो फीडबैक देगा। और नॉइजेस जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो आ रहा है कम्युनिकेशन के बीच में। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आपको क्या होता है, आपको मेनली फॉर्मल में क्या होता है ना, फॉर्मल में रिटेन होता है, आप राइट करते हो, तो ईमेल्स, नोटिस, तो ऑफिशियली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। ऑफिशियली याद है ना, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो उसी तरीके से फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मली आपको मान लो छुट्टी लेना है, या फिर आपको कोई भी अप्लीकेशन देना है, तो ये क्या होता है, फॉर्मल में आ जाता है। इनफॉर्मल में नॉर्मल क्या होता है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब नॉर्मली आप क्या करते हो, आप बात करते हो, कैजुअल टॉक करते हो, मान लो लंच कर रहे हो उस समय जो भी बात करो, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, मतलब अनऑफिशियली। और ऑफिशियल में क्या हो गया कि जैसे आपको छुट्टी लेना है तो उसके लिए आप मेल डालते हो, या फिर आपको हटना है, ऑर्गेनाइजेशन से हटना है, तो उसके लिए आप टर्मिनेशन के लिए डालते हो। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, ध्यान देना, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसको क्या बोलते हैं, ग्रैप वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो,
नो अगला टॉपिक है ग्रेपवाइन नेटवर्क। ग्रेपवाइन हमने पढ़ा ना, ये क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल को बोलते हैं, मतलब अनऑफिशियल कम्युनिकेशन को बोलते हैं ग्रेपवाइन। तो इस चीज़ का नेटवर्क मतलब किस तरीके से हो सकता है, इसका भी समझो टाइप कि किस किस तरीके से अनऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला बोलता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या होता है कि सिंपली ए है, एक पर्सन ए है, वो बी को बताया, बी सी को बताया, सी डी को बताया, मतलब एक लाइन में चलता जा रहा है, तो इसलिए बोला सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सेकेंड गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, वन पर्सन टेल्स एवरीबॉडी, मतलब मान लो यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे बहुत सारा है, तो ए जो है एक साथ बी सी डी ई एफ अलग अलग पर्सन है उसको बता रहा है एक साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, गॉसिप नेटवर्क। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है कि रैंडम पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पर्सन है वो किसी को भी बता रहा है, रैंडमली किसी को भी बता दे रहा है, ऐसा सोच के नहीं बता रहा कि ए को बताना है बी को बताना है, वो एक मान लो पर्सन ए है, उसके अगल बगल जो भी जा रहा है तो रैंडमली किसी को भी कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी नेटवर्क नाम से, ये प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमली किसी से भी बात कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लस्टर नेटवर्क और मोस्ट कॉमन है। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक पर्सन ए है वो बी को बताता है, ठीक है, फिर बी और सी को बताता है, फिर बी जो है वो डी और ई को बताता है, सी जो है एफ को बताता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्सन ना कोई सिलेक्टेड पर्सन को बताता है, एक पर्सन क्या होता है सिलेक्टेड पर्सन को बताता है और वो भी अपने कोई सिलेक्टेड पर्सन को बताता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मान लो ए है तो वो बी और सी को बताया, अब यहाँ पे बी डी और ई को बता दिया, अब यहाँ पे सी जो है एफ को बता दिया, तो मतलब एक रैंडम एक पर्सन है, एक पर्सन है वो सिलेक्टेड पर्सन को बताता है और फर्दर वो भी अपने सिलेक्टेड पर्सन को बताता है, तो ये क्लस्टर नेटवर्क में होता है। नो अब हमको क्या पढ़ना है, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके बीच में जो भी बाधा बनता है, ठीक है, तो उसको बैरियर बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन के बीच में जो भी बाधा बनता है, जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उसको बैरियर बोलते हैं। तो बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, देखो अलग अलग टाइप के दिए हुए। सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड वर्ड अगर कोई भी गलत है ऐसा, या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैनेजर को काम स्टार्ट करवाना था, तो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बोला कि एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो। अब भाई जो भी वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे वो उतने एजुकेटेड नहीं थे, जो भी ग्राउंड पे काम कर रहे थे, जो भी लेबर, तो वो उतना एग्जीक्यूट मतलब समझे नहीं एग्जीक्यूट का मतलब क्या, उनको लगा कि भाई पनिशमेंट मिलेगा क्या, क्योंकि वो वर्ड को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब यहीं पे जो मैनेजर है वो सिंपली बोलता है कि भाई काम स्टार्ट करना है काम, तो वो सिंपली समझ जाता है कि काम को स्टार्ट करना है, बट एग्जीक्यूट उसको वर्ड ही क्लियर नहीं है। या फिर कोई और लैंग्वेज में मान लो कोई है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, बट बेचारे को इंग्लिश आता है नहीं, उसको हिंदी आता है नॉर्मली, तो ये क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर, कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, ये वर्ड गलत हो गया, ऐसा नहीं समझ आ रहा है, या मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, गलत वे में ले रहा है, तो इसको इसमें क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर आ गया। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, कोई भी मान लो ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंगर, इमोशन। ऐसा मान लो कोई भी एम्प्लॉय है वो अपसेट है, तो जब भी वो अपसेट है ना तो वो ठीक से सुन नहीं पाएगा, वो ठीक से सोच नहीं पाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर में, कि जब भी कोई स्ट्रेस में है, जब भी कोई गुस्सा है, तो सुन नहीं पाता है, उसके कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है कि कोई कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि जब भी हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो एक पाथ डिसाइडेड होता है कि इसी चेन में आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो एक जूनियर है वो सीनियर को बताएगा, सीनियर अपने सीनियर को बताएगा, तो इस तरीके से एक सेट होता है। अब इसमें क्या होता है, बैरियर क्या आता है कि ड्यू टू डिलेज या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, हमने पढ़ा ना फॉर्मल में कि इसी चेन में आपको कम्युनिकेट करना है, तो इसके कारण क्या होता है, आप डिले हो जाता है, कम्युनिकेशन में डिले हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नाउ पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है, पर्सनल बैरियर में मान लो फियर, ईगो, लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब सिंपली समझो ना, कभी कभी होता है ना कि जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से बोलने से डरता है, बात करने से डरता है। एज एन स्टूडेंट भी कभी कभी कोई टीचर से हम पूछते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, तो वो क्या होता है, पर्सनल बैरियर आता है अपना पर्सनल, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ डर रहा है अपने बॉस से बात करने में, वो अपना पर्सनल बैरियर में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 तरीके के बैरियर हो गए। नेक्स्ट, अब किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, तो हम अपने बैरियर को हटा सकते हैं, ठीक है। जो भी नॉइजेज़ है, जो भी देखा ना हमने प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइजेज़ उसको हटा सकते हैं, तो देखते हैं किस किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को। तो सबसे पहले बोलता है
क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन मतलब थिंक फर्स्ट। इसमें क्या बोलता है कि आप जब भी बात करने वाले हो या किसी को कुछ बताने वाले हो, आप सबसे पहले सोचो कि क्या बताना है। तो सबसे पहले सोचो, उसके बाद बोलो। तो ये होता है क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। तो थिंक फर्स्ट एंड देन कम्युनिकेट। ठीक है। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर लैंग्वेज मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में। हमने ऊपर देखा ना कि हम जब भी एम्प्लॉय को काम स्टार्ट करवाना है तो हम उसको क्या क्या वर्ड बोले कि एग्जीक्यूट करो। अब वो समझ ही नहीं पाए कि एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली बोलो कि काम स्टार्ट करो। तो सिंपल वर्ड रखो। ठीक है। बहुत टेक्निकल वर्ड्स ये सब नहीं यूज़ करना है। फिर बी अ गुड लिसनर। जब भी कुछ भी बोला जाए तो पहले सुनो, देन आपको बोलना है। आपको पेशेंटली आपको सुनना है, उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट, इंश्योर फीडबैक मतलब जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप सामने वाले से पूछो कि क्या आप समझ पा रहे हो, हम जो बोल रहे हो वो आप समझ पा रहे हो। तो उनको बार बार पूछना है। तो इंश्योर फीडबैक, कि उनसे फीडबैक भी आए। जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है ब्लैक कलर में, तो आप एम्प्लॉय से पूछो कि आप समझ रहे हो क्या क्या करना है। तो ये क्या होता है, इंश्योर फीडबैक। नाउ कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब आप कम्युनिकेट करोगे ना तो अभी भी और आगे आने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि मैनेजर ने बोला कि 10,000 यूनिट अपन को प्रोड्यूस करना है। तो आप उससे पूछो कि प्रोड्यूस हो जाएगा, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन सब तो ठीक है, कि आगे भी उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम ना है। कहाँ पे रॉ मटेरियल है, क्या क्वालिटीज़ यूज़ करना है, तो सब कुछ आप कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, अभी के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी आप कम्युनिकेट कर लेते हो। एंड लास्टली, रिड्यूस नॉइसेस। तो हमने देखा ना कि वहाँ मशीन्स भी चल रहा है और वहाँ पे हम एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो ये क्या नॉइजेस के कारण हो सकता है वो सुनने मतलब कुछ गलत सुन ले या उसको सुना ही ना दे। तो इसलिए मान लो आपका मीटिंग रूम है या फिर केबिन है, वहाँ पे आप बुला के ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा या जो भी एम्प्लॉयज़ होगा उनको बताओ कि हाँ अपन को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो शांत इन्वायरमेंट रहेगा, तो नॉइजेस डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है।